नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ, जिस पे मैंने 16 टॉपिक करा दिया है। और अब आज हम लोग का 17वां टॉपिक है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन करने से पहले इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। ये राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मूल अधिकार से भी क्वेश्चन आते हैं, नीति निर्देशक तत्वों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम थोड़ा शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसमें बोल रहा है कि 52 के अनुसार हमारे जो है एक राष्ट्रपति होगा, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अनुसार जो है समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जो कार्यपालिका शक्ति उसको मिली है, उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो इसमें एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में बोल रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बोल रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया है। पहले ये नहीं थे, लेकिन 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो प्रभावी हुआ था 1/6/1995 से, इसमें क्या किया गया था कि दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभा हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो गए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में इसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था तो इसकी जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे वो निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल होते थे। लेकिन अब चूँकि ये जम्मू और कश्मीर की अब राज्य क्षेत्र की विधानसभाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार क्या होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार से एकल संक्रमणीय मत या गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में ही होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। उन निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर जब एक राज्य के रूप में था तो उसकी भी विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल उसकी विधानसभाओं के जो सदस्य थे वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मनोनीत और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान के द्वारा होगा। और इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं और जो भी जांच है उसका फैसला जो है उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका ही निर्णय अंतिम होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। ऐसे नहीं बोल सकते कि हम निर्वाचक मंडल ही अपूर्ण है, इस आधार पर हम उसके निर्वाचन की चुनौती नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए की अर्हता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा हो चुका होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ऐसी योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना आवेदन दे सकता है। अनुच्छेद 58(2) के अनुसार भारत सरकार किसी राज्य की सरकार के अधीन या उनमें से किसी के नियंत्रण अधीन किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व संघ राज्य में मंत्री इस तरह के लाभ के पद नहीं होते हैं। अगर कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ और राज्य का कोई मंत्री है तो इस तरह के लाभ उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से होने चाहिए। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। 15,000 रुपये जमा करना होता है। यदि निर्वाचित हो पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचन हेतु आवश्यक मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करता है तो वैध मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो जमानत राशि है जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56(1) के परंतु के उपखंड के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार ये 56(2) के अनुसार है। और अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचित होने की पात्रता निर्धारित की गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद 59(a) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन से अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 में बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये है प्रतिमाह। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 56(a) के अनुसार 56(a) के परंतु के उपखंड ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है। अगर ऐसा लगे कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। 61 में किस तरह से महाभियोग लगेगा उस प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प से अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन के ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। मतलब किसी भी महाभियोग की प्रक्रिया अगर हम शुरू कर रहे थे तो उसके शुरू करने से 14 दिन पहले हमें इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। इस 14 दिन की अग्रिम सूचना पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए और उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति
राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई है तो उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दिशा में 6 माह के बीतने से पहले किया जाएगा। मतलब 62 के अनुसार बोल रहा है कि अगर किसी तरह का कोई रिक्ति हो जाता है, राष्ट्रपति के मतलब त्यागपत्र दे दिए या मृत्यु हो गई या उनको पद से हटा दिया गया है तो 6 महीने के अंदर हमें चुनाव करा लेने चाहिए दूसरे राष्ट्रपति के लिए। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कार्य से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके भी न रहने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालकीय कृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को समय समय पर जानकारी देंगे। अनुच्छेद 86 के अनुसार संसद के सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। संसद के सदनों में अभिभाषण करने और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन में वापस लौटा देगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत या प्रस्तावित की जाती हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों आइए कुछ राष्ट्रपति की लिस्ट है जो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे हैं। कार्यकाल के अनुसार क्रम पहला और तीसरा था इनका, व्यक्ति के अनुसार पहला, फिर दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 67 तक कार्यकाल के अनुसार चौथा था इनका, और पहले से तीसरा तक तो यही राजेंद्र प्रसाद ही रहे, फिर चौथा व्यक्ति के अनुसार दूसरा। फिर जाकिर हुसैन रहे हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, ये कार्यकाल इनका के क्रम में पाँचवा और व्यक्ति के रूप में तीसरा। फिर आए हैं वराहगिरी वेंकट गिरी, कार्यवाहक थे ये वराहगिरी वेंकट गिरी 3 मई 1969 से वही 20 जुलाई 1969 तक। फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक रहे हैं 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। फिर वराहगिरी वेंकट गिरी आए हैं 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक, ये कार्यकाल के रूप में छठवां और व्यक्ति के रूप में चौथा। डॉक्टर फरुखदीन अली अहमद, ये आए हैं 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, कार्यकाल के रूप में सातवां और व्यक्ति के रूप में पाँचवां। फिर आए हैं BD जत्ती, ये भी कार्यवाहक थे 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक थे। नीलम संजीव रेड्डी
25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। इसमें कार्यकाल के अनुसार 8वां और व्यक्ति के अनुसार 6वां। ज्ञानी जैल सिंह आए हैं 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ये कार्यकाल के रूप में 9वां और व्यक्ति के रूप में 7वां थे। आर वेंकटरमन आए हैं 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। ये भी कार्यकाल के अनुसार 10वां और व्यक्ति के अनुसार 8वां। फिर आए हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ये भी कार्यकाल के रूप में 11वां और व्यक्ति के रूप में 9वां थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। के आर नारायणन नारायण ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। ये कार्यकाल के रूप में 12वां और व्यक्ति के रूप में 10वां। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। कार्यकाल के रूप में 17वां और व्यक्ति के रूप में 11वां। फिर आई प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। कार्यकाल के रूप में 14वां और व्यक्ति के रूप में 12वां। फिर प्रणब मुखर्जी जी आए हैं 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। कार्यकाल के रूप में 15वां, व्यक्ति के रूप में 13वां। फिर रामनाथ कोविंद जी आए हैं 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। कार्यकाल के रूप में 16वां और व्यक्ति के रूप में 14वां। फिर द्रौपदी मुर्मू आई हैं 2 जुलाई 2022 से अब तक। ये कार्यकाल के रूप में 17वां, व्यक्ति के रूप में 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा अब हो गए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणतंत्र है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च संघ की कार्यपालिका शक्ति और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। अतः भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। नहीं, गलत है। ये सही है पर दूसरा गलत है। ये सही है, दूसरा गलत है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, अतः दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, अतः ये दोनों भी भिन्न हैं। इसलिए ये सही है और गलत है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। ये सही है पर आर गलत है। ये सही है पर आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये कथन सही है। ये सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत सीमाओं में अध्यारोपित हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ की कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित होती है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो राष्ट्रपति में, भारत के राष्ट्रपति में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को अभिकरण और दूसरे को कारण कहा गया है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, ये सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये दोनों सही है, यार सत्य है, दोनों की व्याख्या भी कर रहा है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, सही है। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, तो दोनों सही है। उसका स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन सही है। कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु इनका स्पष्टीकरण नहीं है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है, सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है, ये सही है, पर आप गलत हैं। ये सही है, पर आप गलत हैं। संविधान 53(2) के अनुसार संघ के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोपरि जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, परंतु उसका उपयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। अतः प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण के अधीन है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है, पर आर गलत है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्त में किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पर है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत में राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। संविधान के अनुच्छेद 53(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से तथा 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ था, शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, अनुपातिक मत प्रणाली, बी और सी। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 1, 3, 4 संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ये स्थापित किया गया था और लागू हुआ 1 जून 1995 से। राज्य के विधान परिषदों के सदस्य इसमें निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। विधान परिषद के सदस्य नहीं होते इसमें दोस्तों। 1, 2, 3 सही। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका डी सही है सब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के सदस्यों द्वारा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, मतलब लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों पहले भी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। इस आधार पे हम इसको राष्ट्रपति के जो चुनाव को इस आधार पे हम उसको नहीं करेंगे कि उसका निर्वाचक मंडल अपूर्ण था, और इस आधार पे हम उसको अमान्य करने की बात नहीं करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पदावधि तक अपने पद धारण करता है, और वो अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद पर धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन मंडल पदावधि के समाप्ति से पहले ही पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण करा लिया जाएगा। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने अर्थात विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 71(4) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया सकता है और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक। 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुसमर्थक। दोस्तों पहले 20-20 थे, तो इसीलिए ये पहले पुराना क्वेश्चन था, तो पहले 20-20 थे।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल 1947 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों का प्रस्ताव होना आवश्यक है। साथ ही साथ 50 निर्वाचित सांसदों विधानसभा सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 से पूर्व ये संख्या 10 थी। सॉरी दोस्तों, पहले 10 थी और अब 50 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल जो हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100। एक निर्वाचित सांसद सदस्य के मत मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य के मान बटा निर्वाचित सांसद सदस्यों की कुल संख्या। इसका ये 2 सही है दोस्तों, ये सही है। एक निर्वाचित सांसद सदस्य के मत मूल्य सभी निर्वाचित सांसद सदस्यों के मतों के का कुल मान और निर्वाचित सांसद सदस्यों की कुल संख्या। 2 सही है इसमें। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार कथन केवल 2 ही सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100। उपयुक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक हैं तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, यदि इससे कम होने पे उससे नहीं गिना जाएगा। साथ ही जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 में स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 1926 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक ये 1971 की जनगणना के अनिश्चित जनसंख्या से है। संसद के लिए निर्वाचित मूल्य जो होगा ये तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य बटा निर्वाचित सांसद सदस्यों की कुल संख्या। उपयुक्त सूत्र में यदि शेषफल आधे से कम है तो नहीं गिना जाएगा और यदि ज़्यादा है तो उसे 1 गिना जाएगा। 12वें राष्ट्रपति चुनाव 2002 में 4896 मतदाता थे, अतः कथन 3 गलत है। और 2022 में संपन्न छोटे चुनाव में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ये सही है दोस्तों, ये एमएलए का जो वोट मूल्य होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, तो ये सही नहीं है। इसका एक सही है दोस्तों, ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है: राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण एमएलए जो है विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु निम्न सूत्र हैं: सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य का योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत का मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य एक समान होंगे, इसमें कोई अधिक और कम नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और भी राज्यों की विधानसभा और विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो विधानसभा जो दिल्ली और पौंडीचेरी है वो भी शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल के प्रदेश सदस्य के लिए वोट मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 में के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। ये भी सही है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित की जाएगी। ये भी सही है। किस राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित के उसके भागफल में हो, जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को कुल संख्या से भाग देने पर है। ये गलत है दोस्तों। ये है राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के तथा संघ क्षेत्रों दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये सही है। अनुच्छेद 55 में स्पष्ट है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य 1971 की जनगणना के अनुसार होगा, जब तक कि ये 2026 की जनगणना के जो आंकड़े न प्रकाशित हो जाएं। तो ये भी सही है। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अनुच्छेद 55(2) के अनुसार यदि किसी विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को उतने मत होंगे जितने कि 1000 न कि 100 के गुणित उस भागफल में हो, जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या से भाग देने पर आए, तो इसमें 100 दिया था वो दोस्तों, इसमें 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्ह हैं, नहीं तो ये सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे, नाम निर्देशित सदस्य नहीं होंगे। तो ये तो गलत है दोस्तों, ये गलत है। निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं, उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होगा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, केरल में कम है। ये हो सकता है सही। पुडुचेरी में प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या का अनुपात अधिक है। तो इसमें केवल एक सही है दोस्तों। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन का। राष्ट्रपति के निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोग शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद और विधानसभाओं के नाम निर्दिष्ट सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति चुनाव किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो, जो उस राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। अतः विधानसभा सीटें अधिक होने पर राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मान कम हो जाता है। विधानसभा की सीटें अधिक होंगी तो वोट मान कम हो जाता है। इस प्रकार दो असत्य है। वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश के एमएलए का वोट 131 है, जबकि केरल के एमएलए का वोट 152 है।
पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान 16 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान 8 है। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या के अनुपात में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य 129 था। 129 था। उत्तर प्रदेश का 208 था, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का था। तमिलनाडु का 176 था, झारखंड का 176 था, महाराष्ट्र का 175, बिहार का 173 था, राजस्थान का 129 था, असम का 116 था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यही सही है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य हो तो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का पात्र नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 की जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ग की जनगणना द्वारा यह अविनिश्चित जनसंख्या से है? तो ये 1971। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अविनिश्चित। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या के से तात्पर्य किस वर्ग की जनगणना द्वारा यथा अनिश्चित है? तो 1971 की जनगणना के अनुसार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक निर्धारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 55 में स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है, तो ये सही है। ये सही है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की हस्तलिखित सूची जमा करनी होगी, ये भी सही है। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की संख्या के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जो 1900 जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें कोई भी सही नहीं है, सब सही है, कोई गलत नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची जमा करनी होती है। इस चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो 2026 की जो पहली जनगणना के आंकड़े जो प्रकाशित होंगे तब तक रहेगी। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ये जनसंख्या अभी निर्धारित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उससे भारत में जन्मा नहीं, तो भारत में जन्मने की कोई ऐसा शर्त नहीं है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने से हो, ये सही है। उसे संसद के सदस्य से निर्वाचित होने की योग्यता नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। तो सिर्फ 2 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो,
अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत में जन्मा नागरिक। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि सिर्फ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। अनुच्छेद 58(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार के अधीन या उसमें किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं हो, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री आदि का पद लाभ का पद नहीं होता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार राष्ट्रपति के लिए जो अर्हता है उसमें ये होता है कि पढ़ा लिखा होने का कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं है। एक सांसद और अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या है कि चुनाव लड़ने से पूर्व नहीं, उसे अपने निर्वाचित से 6 माह के अंदर नहीं, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत तो अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। अतः संवैधानिक दृष्टि से यद्यपि कोई भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन फिर भी दिए गए विकल्प में सी निकटतम है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, तो इसमें हमारे संविधान में इस तरह से कोई बाध्यता नहीं दी गई है, कितनी भी बार हो सकता है। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अनुबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः चुनाव लड़ सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता रखता है, तो अनुच्छेद 57 दोस्तों। अगर भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सौंपा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 71(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। कोई विवाद हो जाता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय होता है वही अंतिम होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अविधिमान्य हो जाएगा। नहीं होता है, अविधिमान्य नहीं होता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं, उनके निर्वाचन होना विशेष है। नहीं दोस्तों, इस आधार पर हम नहीं मुलतवी कर सकते हैं। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाने पर संविधान द्वारा विहित है कुछ समय सीमा नहीं, कोई समय सीमा नहीं दिया गया है दोस्तों। तो इसमें न 1 सही है, न 2 सही है, न 3 सही है। इसका आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, इसमें से कोई भी नहीं सही है दोस्तों, कोई भी नहीं सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों और शंकाओं का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करता है और उसका निश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उसके उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है तो ऐसे विनिश्चय तारीख को या उससे पूर्व यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करने के कृत्यों को अविधिमान्य नहीं होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उसके निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी रीति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अतः भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा कि कुछ राज्यों की विधानसभाएं विघटित हो गई थी या उनके निर्वाचन होने अभी बाकी थे। तो 2 सही नहीं था। और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उसे उस पर अनुमति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि बाध्य करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, इसलिए भी गलत था। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से जो अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष के
तक अपने पद पर बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के परंतु के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति मतलब 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान के उल्लंघन में, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। 61 आर्टिकल। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 61(4) के अनुसार यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया तो आरोप का अन्वेषण करने या कराने के वाले सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। तो ऐसा संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 61 जो है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 61 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है, संसद के दोनों सदनों को। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद द्वारा, दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए तो संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन पूर्व ऐसे संकल्प की प्रस्तावित करने के आशय की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस 14 दिन की अग्रिम सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी 14 दिन की अग्रिम जो सूचना पर सदन के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प भी पारित किया होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये हो जाएंगे सब दोस्तों जो राज्य की विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं जो हैं भाग नहीं लेती हैं। अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होते हैं। ज्ञातव्य है कि राज्यों की विधानसभाएं विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग में नहीं? तो ये राज्यों की विधानसभाएं होती हैं।
भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह में। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या किसी अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 6 माह तक। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई तो उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रीति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि किन्हीं कारण से उपराष्ट्रपति का भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उच्चतम न्यायालय के कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश या उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? भारत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सेम क्वेश्चन रिपीट है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है, नहीं संविधान के ऊपर नहीं है। ये सही है पर आर गलत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361(a) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से अनुमति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, परंतु अनुच्छेद 361(4) के तहत प्रावधान है कि उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी जो है मुकदमा तत्व संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यकाल में देने के 2 माह के पश्चात चलाया जा सकता है। मतलब इनमें किसी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर नहीं होता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति
की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है? मंत्रिपरिषद के। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन के सत्रवासन के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। गलत है। सदन का सत्रवासन सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रवासन करने का कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ये सही है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। तो 2 और 3 सही हैं, 1 सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन के अधिवेशन के लिए आहूत करने और उनका सत्रवासन करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 82(2)(a) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रवासन कर सकते हैं। उपयुक्त संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति के आदेश से सदन के किसी सत्र का समापन या सत्रवासन कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रवासन के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है। कथन 1 सही नहीं है। किसी सदन के सत्रवासन सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है। सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रवासन के बीच सामान्यतः 2 से 4 दिन का अंतराल होता है। हालांकि कुछ उदाहरण जब सदन का उसी दिन सत्रवासन कर दिया गया है जिस दिन उन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रवासन करने का कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। तो 2 सही है। अनुच्छेद 83(2) के तहत लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष के उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर यह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यदि वर्तमान सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति अल्पमत में आई ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग करने के बजाय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावना भी तलाश कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंधित है? तो ये है राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, यदि वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अभियुक्त सूचना के द्वारा देगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह संसद का एक संगठक भाग है। वो दोनों सदनों की चर्चाओं में भाग लेता है, ये चर्चाओं में भाग नहीं लेता है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबोधित करता है, किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू करता है, ये सही है। बी नहीं सही है।
संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद 87A के तहत वह लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत दोनों सदनों के सत्र में न होने पर विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो दोनों ये सही है, व्याख्या भी है। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है भारत का संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो वो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर विचार विचार करके अपनी सहमति दे दे। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाक संशोधन विधेयक। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्ट सहमति रोक लेने का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में 1954 में राष्ट्रपति ने और 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक का पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक का अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखने का प्रयोग किया था। अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया माना जाएगा। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो कहा जाता है, तो ज्ञानी जैल सिंह ने। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या असहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इस संविधान की शब्दावली में जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक लेगा अथवा विधेयक पर पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा देगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना और संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति 3, 4 और 7 2, 3 में विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना। दो तीन छः प्रस्तुत उपबंधों के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना या संसद को संदेश भेजने के अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा
विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयक पर स्वीकृति देना इसमें मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर भी पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोक सकता। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं अध्यादेश जारी करना, विकल्प सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों का स्थगन का अधिकार क्रमशः सभापति, उपसभापति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है, अनुमति विधारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचार हेतु सदनों को वापस लौटाता है। तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कर्तव्य कार्यों जैसे संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, संसद के सदनों का सत्रभाषण करना, लोकसभा को भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करना विधायी प्रवृत्ति का काम मान लिया गया है। विधायी प्रवृत्ति के अनेक कार्य हैं जिसमें अध्यादेश विधान का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकता है जिन विषयों पर उस समय संसद की कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार विकल्प डी और ए और बी की अपेक्षा बेहतर उत्तर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भी उत्तर को डी ही माना है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की स्वविवेकाधीन शक्तियाँ हैं? तो इनमें स्वविवेकाधीन शक्तियाँ हैं किसी विधेयक की आपत्तियों सहित संसद के पास वापस लौटा देना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय पर संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। ये है तो ई है 3, 6, 7, 8। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कतिपय निषेधाधिकार शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेजना, किसी विधेयक को अघोषित रूप में रोक कर रखना, जेवी वीटो का प्रयोग करना, या राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74(1) के तहत के परंतु के अनुसार किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे भी राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग है।
जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उसे अपनी सहमति दी थी? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन करता है, तो सी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सत्र के सदन में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है? यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है और यह अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, ये भी सही है। संसद के सत्र में दोबारा शुरू होने से 6 सप्ताह के बीच इसे 6 सप्ताह के बाद ये निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है, तो वापस लिया जा सकता है, इसका डी ही सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 123(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान आवश्यक परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं तथा संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। अनुच्छेद 123(2) के तहत ऐसे अध्यादेश वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के सत्र के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या उससे पहले दोनों सदनों द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित हो जाने के प्रवर्तन में नहीं रहेगा। मतलब 6 सप्ताह के अंदर ही उसको हम अगर अनुमोदन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। अगर नहीं कर पाएंगे दोनों सदनों द्वारा अगर कर दिया जाता है तो कानून बन जाएगा, अगर नहीं होता है तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। साथ ही अनुच्छेद 123(2) के अनुसार ऐसा आदेश राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाएगा? तो 6 सप्ताह तक। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, तो ना पिछली तारीख से प्रभावी होगा, ना ही किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो 1 और 3 कैसे हो सकता है? केंद्रीय अधिनियम में संशोधित कर सकता है और अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका ए सी वो सही बोल रहा है। अध्यादेश की सीमा वही होती है जो संसद के साधारण विधायी अधिकार की सीमा होती है। एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम परिवर्तन निरसन या संशोधन कर सकता है, परंतु संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। ये सही है। अध्यादेश संसद के अधिनियम के तहत संवैधानिक सीमाओं के अधीन आता है। किसी मूल अधिकार को भारतीय संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध छीना या घटा नहीं सकता, इसलिए 2 गलत है। भारतीय विधि के पूर्व प्रभावी कानून वह है जिसे लागू तो बाद में किया जाए, लेकिन इसकी प्रभावी तिथि किसी पूर्व तिथि से रखी जाए। अच्छा, पूर्व प्रभावी जो कानून होते हैं, जो मतलब इसकी जो तिथि होती है वो पहले से रखी जाती है और प्रभावी बाद में होते हैं, तो इस अधिनियम के तहत पूर्व प्रभावी तिथि से प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये भी सही है दोस्तों। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की। 1-3 अनुच्छेद 280(a) के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 239 क के 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के
सरकार अधिनियम 1963 के तहत संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां के उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। योजना आयोग तथा उसके स्थान पर गठित नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करेगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यपाल की और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तीनों की। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की और अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक महालेखा महापरीक्षक की और 155 के तहत राज्यपाल की। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उस उपराष्ट्रपति की नहीं करेगा, राज्यपाल की करेगा, प्रधानमंत्री की करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करेगा। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों को मिलकर वाले निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। अनुच्छेद 160 में संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन का उपबंध कर सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 147। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को विधि तथा तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के स्तर पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। कौन सा सही नहीं है? तो ये परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति और सब रही। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी विषय पर परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति, ये संदेश भेजने की शक्ति नहीं है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना संविधान के अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 के क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की है। अनुच्छेद 23 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की है और अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति भी राष्ट्रपति की है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है। आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। क्षमादान करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक वह साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाए जाने का कोई आदेश नहीं दिया। विकल्प भी सही है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? न्यायिक शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति है। विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और इनमें से कोई नहीं, तो ये एक कार्यपालिका शक्ति है। एक कार्यपालिका शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि के लिए कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघु आदि की शक्ति प्राप्त है,
जिसे समांतर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कार्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि वास्तव में यह न्यायिक प्रकृति के होते हुए भी कार्यपालिकी दया एक्सिक्यूटिव क्लेमिंग कार्यपालिकी दया होने के कारण न्यायिक शक्तियों के से पृथक कार्यपालिकी शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय ने मारू राम बनाम भारत संघ वाद में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिकी शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्षमा करने की शक्ति में क्या नहीं है? तो इसमें क्या है? रोक नहीं है और निरंतरता नहीं है। क्षमा, परिहार, प्रविलंब, लघुगणक और विराम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड, क्षमा, उसके प्रविलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुगणक की शक्ति प्राप्त है, जिसे सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए मामले में भी शामिल है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्राप्त करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा एक शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जाता है। राष्ट्रपति एक शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर भी कर सकता है। तो कौन सा सही है? तो यही है, सीमित न्यायिक प्रयोगों के अधीन लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर सीमित न्यायिक प्रयोगों उपलब्ध है। कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा प्रदत्त क्षमादान शक्ति सहित राष्ट्रपति किसी भी कार्यपालक कार्य में केंद्र सरकार की सलाह के बिना निर्णय नहीं ले सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र। 2 और 4। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक, विधिक तथा संवैधानिक और नाममात्र हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखें। तो संसद के पटल पर रखे संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। 1, 3, 4। संघीय वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों मिलकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः अनुच्छेद 281, 151, 1 और 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो राष्ट्रपति का किसी वित्तीय बिल पर पुनर्विचार हेतु लौटाना ये नहीं है। साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड ए के उपखंड क के अनुसार उपखंड क और च में किसी भी विषय पर के लिए उपबंध करने के लिए वित्तीय बिल की या मनी बिल या धन विधेयक को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य 3 विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित या पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है।
भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान है। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन किया जा सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार से थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि 1950 से 52, 52 से 57 और 57 से 62 राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 से 57 तक क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले 1952 से 62 तक, एस राधाकृष्णन दूसरे 62 से 67 तक और जाकिर हुसैन 67 से 69 तक और वीवी गिरी जो चौथे 69 से 74 तक राष्ट्रपति रहे। सी राजगोपालाचारी कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। वे स्वतंत्र भारत के अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे 1969 से 74 तक। भारत में व्यक्ति के अनुसार चौथे वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, जबकि कार्यकाल के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 3 बार कार्यकाल था तथा राधा कृष्णन और जाकिर हुसैन के बाद 6वां था। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति जिन्हें कार्यकाल अवधि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल 1977 से 82 था। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण था नीलम संजीव रेड्डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फरुखुद्दीन अहमद 1974 से 1977 2, एन संजीव रेड्डी 1977 से 82 3, जाकिर हुसैन 1967 से 69 4, वीवी गिरी 69 से 74 1, 2 3 4 1 2 3 4 1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फरुखुद्दीन अहमद 1974 से 77, एन संजीव रेड्डी 77 से 82, जाकिर हुसैन 67 से 69 69 और वीवी गिरी 69 से 74। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से सबसे आखिरी के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी और फिर दूसरे नंबर पे आर वेंकटरमन 1 4 आर वेंकटरमन, फिर तीसरे नंबर पे हो जाएंगे के आर नारायणन और फिर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। प्रश्नोत्तर राष्ट्रपतियों का कार्यकाल इस प्रकार है। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, आर वेंकटरमन 25 जुलाई 87 से 25 जुलाई 1992 तक, के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2000 तक,
APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2000 से 25 जुलाई 2007 तक। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? तो नीलम संजीव रेड्डी। दिए गए विकल्पों में नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपतियों में नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधि तक 67 से 69 और 77 से 77 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और 77 से 82 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी ही रहे हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन होंगे, जाकिर हुसैन को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो हैं 13 मई 1962 से 13 मई 1967 के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सॉरी मैं राधाकृष्णन सही बोली हूँ दोस्तों, राधाकृष्णन ही है, डॉक्टर राधाकृष्णन ही है, सही है एकदम, इसका AN से सही है दोस्तों, मिस्टेक हो गया थोड़ा, मैं सही बोली थी, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा तो दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वो प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? तो VV गिरी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी 1969 से 74 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे। वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत की व्यक्ति के अनुसार 11वें 2002 से 7 तक APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है जस्टिस M हिदायतुल्लाह। जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। निम्नलिखित में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू असंगत हैं। ये सारे राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम था 12वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल सिंह ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल के अनुसार 14वां था। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। जुलाई 2022 में संपन्न भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार, जबकि कार्यकाल के अनुसार 17वां है। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो UPA के इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 22 जुलाई 2022 में संपन्न 16वें राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष तथा समेकित उम्मीदवार थे। इस चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार, जबकि कार्यकाल के अनुसार 17वीं बने। उल्लेखनीय है कि 15वें राष्ट्रपति चुनाव पूछा गया है, जबकि जुलाई 2022 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव वस्तुतः 16वें राष्ट्रपति चुनाव थे। 15वें राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीरा कुमार थी, और इस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर ई होगा।
भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो बिहार का राज्यपाल रह चुका है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, जबकि 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 13 मई 1969 जब तक इनकी मृत्यु हुई भारत के राष्ट्रपति रहे थे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई चल रहा था? तो वीवी गिरी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप के विवाद में सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम सीकर की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। ज्ञातव्य है कि 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी। इसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था एडविन ल्यूटियन द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियन द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वाइसराय आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी गोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाने लगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक नमस्कार, बाय बाय।